अपनी सोच को अपग्रेड करो ब्रेन फ्यूल हिंदी के साथ। नमस्कार। 20वीं सदी के सबसे बुनियादी और शायद सबसे ज्यादा विवादित मनोवैज्ञानिक ग्रंथों में से एक के इस गहराई से किए गए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सिगमंड फ्राइड की मशहूर किताब फ्री एसेज ऑन द थियरी ऑफ सेक्सुअलिटी के मूल स्रोतों को खंगालने वाले हैं। ये एक ऐसा ऐतिहासिक काम है जिसने मानव मनोविज्ञान को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि खुद लेखक को भी इस बात का पूरा अंदाजा था कि उनका काम कितना भारी विवाद खड़ा कर रहा है। जरा 1920 के इस कोट पर गौर कीजिए। किताब के पहली बार छपने के पूरे 15 साल बाद भी फ्राइड खुद मान रहे थे कि जीव विज्ञान की सीमाओं को छूने वाला उनका यह सिद्धांत अभी भी अटूट विरोध का सामना कर रहा है। मतलब 15 साल बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ था। इन जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं की तह तक जाने के लिए हमें पहले इसके पीछे के दिलचस्प इतिहास को समझना होगा। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे ये किताब लगातार विकसित होती रही, कैसे बचपन की कामुकता को लेकर नजरिया बदला, फ्रॉइड ने आलोचनाओं का सामना कैसे किया और ऑब्जेक्ट, एम और लिबिडो जैसे शब्दों के असली मायने क्या हैं, और अंत में बात करेंगे इन्वर्जन के स्पेक्ट्रम की। शुरुआत करते हैं इसके एक जीवंत दस्तावेज होने की बात से। अक्सर लोग सोचते हैं कि यह किताब एक ही बार में एक पूर्ण विचार के रूप में लिखकर छाप दी गई थी, लेकिन एडिटर के नोट्स पढ़ने पर पता चलता है कि यह तो लगातार बदल रही थी। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं थी। इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो एक ऐसे वैज्ञानिक की तस्वीर उभरती है जो लगातार अपनी ही थ्योरीज को अपडेट कर रहा था। 1905 के पहले संस्करण से कहानी शुरू होती है, फिर 1915 में बच्चों और लिबिडो के सिद्धांतों को जोड़ा गया। 1920 आते आते उन्होंने इसके रासायनिक आधार को ही फिर से लिख डाला और अंत में 1925 में जाकर इसका अंतिम संस्करण आया। ये पूरे 20 सालों के क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस का नतीजा था। जर्मन और अंग्रेजी संस्करणों की ये जो लंबी चौड़ी सूची है ना, यह सिर्फ छपाई का कोई साधारण रिकॉर्ड नहीं है। ये इतने बड़े पैमाने पर किए गए संशोधनों और अनुवादों का सबूत है जो साफ दिखाता है कि 20 सालों के दौरान इन जटिल विचारों को किस तरह से निखारा और बदला गया था। अब आते हैं एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव पर, जो था बचपन की कामुकता को लेकर। 1905 में इस किताब के दुनिया के सामने आने से काफी पहले ही 1890 के दशक के अंत में मनोविज्ञान की दुनिया में पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी हलचल मच चुकी थी। ये तुलना दिखाती है कि सिद्धांतों में कितना बड़ा उछाल आया था। 1897 से पहले की सिडक्शन थियरी ये मानती थी कि हिस्टीरिया बचपन में बाहरी आघात के कारण होता है, लेकिन 1897 के बाद ये नजरिया पूरी तरह से पलट गया। फ्रॉइड ने यह प्रस्तावित कर दिया कि यौन आवेग बच्चों में स्वाभाविक रूप से मौजूद होते हैं और इसके लिए किसी बाहरी उत्तेजना की कोई जरूरत नहीं होती। यह उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी बात थी। हालांकि यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ था। खुद फ्रॉइड को अपनी इस खोज को पूरी तरह अपनाने में कई साल लग गए। जरा सोचिए, 1900 के एक शुरुआती ड्राफ्ट में भी वो बचपन की इच्छाओं की मासूमियत का ही जिक्र कर रहे थे। ये दिखाता है कि पारंपरिक जैविक मान्यताओं को तोड़ना खुद उस वैज्ञानिक के लिए भी कितना मुश्किल था जो इसकी खोज कर रहा था। जाहिर है ऐसी बातों पर हंगामा तो होना ही था। अब बात करते हैं जनता की प्रतिक्रिया और आलोचनाओं के बचाव की। बाद के संस्करणों के प्रस्तावनाओं को अगर हम पढ़ें तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि इन नए निष्कर्षों ने समाज में कितनी भयंकर खलबली मचा दी थी। आलोचकों ने सामान्य बचपन के विकास में कामुकता की इस अवधारणा को जोड़ने का बहुत कड़ा विरोध किया। किताब पर पैनसेक्सुअलिज्म का इल्जाम लगाया गया, यानी ये कहा गया कि यह थ्योरी हर एक चीज को सिर्फ और सिर्फ सेक्स के नजरिए से समझा रही है। लोग कामुकता की परिभाषा को इतना खींचे जाने से नाराज थे और भावनात्मक कारणों ने आम जनता को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया था। लेकिन इस भारी विरोध के बावजूद स्रोत अपने रुख से बिल्कुल नहीं डिगता। ये कोट देखिए, यदि मानव जाति बच्चों के प्रत्यक्ष अवलोकन से सीख पाती तो इन निबंधों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ये लाइन इस बात का पुरजोर बचाव करती है कि ये सारे निष्कर्ष किसी पहले से तय की गई थ्योरी से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के निष्पक्ष मेडिकल ऑब्जर्वेशन से निकले हैं। चलिए अब पहले निबंध के मुख्य हिस्से में गोता लगाते हैं। इसे समझने के लिए हमें कुछ बहुत ही विशिष्ट मनोवैज्ञानिक शब्दावली को आम बोलचाल की भाषा में डिकोड करना होगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट, एम और लिबिडो। सबसे पहले बात लिबिडो की। किताब के अनुसार इसे कुछ इस तरह समझिए।
जैसे हमारे शरीर को भोजन की जरूरत होती है और हमें भूख लगती है, ठीक वैसे ही इंसान और जानवरों में यौन जरूरतों की एक जैविक अभिव्यक्ति होती है। लिबिडो एक तरह की मौलिक वृत्ति है जो हमारे व्यवहार को संचालित करती है। दूसरा अहम शब्द है यौन वस्तु या सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। ये वो विशिष्ट इंसान है जिससे यौन आकर्षण पैदा होता है। इस सटीक परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि किताब तुरंत ही ये स्पष्ट कर देती है कि असल जीवन में इस ऑब्जेक्ट को लेकर लोगों में बहुत सी विविधताएं देखने को मिलती हैं। और तीसरी चीज है यौन लक्ष्य या सेक्सुअल एम। यह वो विशिष्ट कार्य है जिसकी ओर यौन वृत्ति प्रवृत्त होती है। आसान शब्दों में लिबिडो को संतुष्ट करने के लिए किए गए कार्य वे उस चीज से बहुत अलग हो सकते हैं जिसे आमतौर पर समाज सामान्य मानकर चलता है। अब हम जिस विषय पर आ रहे हैं वो बेहद दिलचस्प है, इन्वर्जन का स्पेक्ट्रम। यहां हम देखेंगे कि स्रोत उन लोगों को व्यवस्थित रूप से कैसे वर्गीकृत करता है जिन्हें वो इन्वर्ट्स कहता है, यानी वे लोग जिनका सेक्सुअल ऑब्जेक्ट समान लिंग का होता है। किताब इस पूरे व्यवहार को किसी एक ही चश्मे से नहीं देखती, बल्कि क्लिनिकल सबूतों के आधार पर इसे एक बहुत ही स्पष्ट 3 स्तरीय व्यवस्था में बांटती है। पहला है एब्सोल्यूट इन्वर्ट्स, जिनका आकर्षण केवल अपने ही लिंग की ओर होता है। दूसरा है एम्फीजेनिक इन्वर्ट्स, जिन्हें साइकोसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट भी कहा गया है। इनका आकर्षण दोनों लिंगों की ओर हो सकता है। और तीसरा है कंटिंजेंट इन्वर्ट्स, जहां किसी बाहरी परिस्थिति या विपरीत लिंग तक पहुंच ना होने की वजह से ये व्यवहार सामने आता है। उस दौर की मेडिकल रिपोर्ट्स को निष्पक्ष रूप से सामने रखते हुए यह किताब उस समय फैले इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर देती है कि इन्वर्जन किसी भी तरह की मानसिक विकृति या पतन का संकेत है। मूल पाठ साफ साफ बताता है कि ये उन लोगों में भी पाया जाता है जिन्हें और कोई परेशानी नहीं है, बल्कि ये अत्यधिक कुशल और नैतिक लोगों में भी दिखता है। और तो और प्राचीन काल की महान सभ्यताओं में ये बेहद आम था। और यहीं से एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक बहस जन्म लेती है। क्या ये विशेषताएं इंसान में जन्म से ही जैविक रूप से निर्धारित यानी इनेट होती हैं, या फिर ये बाहरी प्रभावों और बचपन के अनुभवों द्वारा एक्वायर्ड की जाती हैं? उस समय विज्ञान की दुनिया में इस सवाल को लेकर भारी बहस छिड़ी हुई थी। इस पूरे विश्लेषण के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि केवल जन्मजात या अधिग्रहित में से किसी एक को चुन लेना बहुत ही अपूर्ण सा जवाब है। बात इतनी सी है कि मानव मनोविज्ञान की वास्तविकता इतनी ज्यादा जटिल है कि उसे सिर्फ इन 2 चरम सीमाओं के खांचे में फिट करके नहीं समझा जा सकता। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। मानव मस्तिष्क को समझने और वर्गीकृत करने के ये जो शुरुआती प्रयास थे वो आज के आधुनिक विज्ञान में कैसे गूंज रहे हैं। 20वीं सदी की शुरुआत की ये जन्मजात बनाम अधिग्रहित की बहस आज भी मनोविज्ञान के लिए उतनी ही प्रासंगिक और जटिल बनी हुई है ना?